स्वागत करता हूं आप सबों का एसबीआई क्लर्क मेंस के इस धमाकेदार सेशन में। तो बच्चे, हम लोग अरिथमेटिक क्वेश्चन का एक सीरीज मैं लेकर के चल रहा हूं जिसमें डेली हम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने वाला हूं, बेसिकली ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2020 के एग्जाम में एसबीआई क्लर्क के मेंस में पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन अलग से भी लिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन चूंकि कट ऑफ भी ज़्यादा गया और वैकेंसीज भी कम थी तो ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं जितने कि एसबीआई क्लर्क में। तो मैं कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश ये करिए कि एसबीआई क्लर्क जो मेंस का आपका एग्जाम है इसको 100% टारगेट करके पढ़े और इसमें सिलेक्शन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन आपका टफ होता जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जा करके देखिए। डीआई का भी सेशन लिया हुआ है मैंने और अरिथमेटिक तो मैं ले ही रहा हूँ, है ना। तो जितने सेशन में ले रहा हूँ एटलीस्ट ये सारे के सारे सेशंस आप देख करके जाएंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। चलिए तो बच्चे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज P, Q and R entered into a partnership amount invested by P is 5% more than that of Q amount invested by R। देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे, तो पहले उनका नेम लिख लो जिन लोगों की भी बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो उसने P, Q and R तीन लोगों की बात की गई है। तो P है एक दूसरा पर्सन Q है और एक तीसरा पर्सन कौन है, R है। अब इन्होंने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बेसिकली इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो देखो उसने बोला है P is 5%, मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय P is 5% मोर देन दैट ऑफ Q। P ने 5% ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। बच्चे 5% ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। P ने 5% ज्यादा किया हुआ है ना, Q से। यानी कि अगर Q ने 20 यूनिट अगर अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप बोलोगे P 1 यूनिट ज्यादा करेगा, यानी कि P का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। आपने बोला सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है। सो P is 5% more than that of Q। Amount invested by R is 2:6/7% more than that of P। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय R, R ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इतना परसेंट, 2:6/7% ज्यादा किया है। अब आप बोलेंगे सर 2:6/7%, सबसे पहले 2:6/7% की वैल्यू कितनी होती है ये निकालो। 14 + 6 ये बनता है 20/7%। परसेंट यानी कि नीचे 100 आएगा, ये 20 से काट दोगे, इसकी वैल्यू बनती है 1/35। यानी कि आप बोलोगे, मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि R ने 1/35 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किससे, P से। अब P से 1/35 ज्यादा और P की वैल्यू 21 है। अब 21 का 1/35 निकालोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक काम करता हूं, क्या किसी भी तरीके से, फिलहाल मुझे P एंड Q का रेशियो पता है, क्या किसी भी तरीके से मैं इस नंबर को एक ऐसा नंबर बना सकता हूं जो 35 से कट जाए, 35 से कट जाए, बना सकते हैं क्या। आप बोलेंगे सर बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। मैंने बोला सबसे पहले एक काम कर लो, यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इसको भी करना होगा क्योंकि ये रेशियो है। आपने बोला सर 3 से क्यों किया, मैंने बोला 3 से इसलिए किया ताकि ये 7 बन जाए, है ना। 7 बन गया, मुझे 35 बनाना था। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने यहां से 5 से मल्टीप्लाई किया, मुझे यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आपने बोला सर ऐसे क्यों किया, मैंने इसलिए किया ताकि ये 35 बन जाए। अब देखो ये 35 बन चुका है क्या, आप बोलेंगे बन चुका है। तो अब देखो अब क्या रेशियो बना पी एन क्यू का, ये बन गया 35:, कितना, ये बन गया 100/3, बन गया। अच्छा अब आर के पास आ जाओ, आर के बारे में दिया था, आर ने कितना इन्वेस्ट किया है, आर ने इन्वेस्ट किया हुआ इतना परसेंट, 2:6/7%, और इसकी वैल्यू है 1/35, मतलब 1/35 ज्यादा किया हुआ किससे, पी से। अब बताओ इसका 1/35 निकालो, 35 का 1/35 1 आ जाएगा, यानी कि आर ने एक ज्यादा किया है पी से, यानी कि आर ने कितना किया हुआ है, 36 किया हुआ है। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब इसको हटा देता हूं मैं।
अगर आप इस बात को यहां तक समझ पाए हैं तो अब मुझे बताओ, ये जो रेशियो बना ये फ्रैक्शन में आ गया है। अब फ्रैक्शन में आ गया तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे करना होगा इंटीजर में लाने के लिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो, इसको भी 3 से कर दो। जैसे ही 3 से किया, ये 3 से 3 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 35 इंटू 3, ये बन जाएगा 105। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये बन जाएगा 100, और ये कितना बन जाएगा? 90 एंड 18, ये बन जाएगा आपका 108। बन गया क्या? यानी कि P का इन्वेस्टमेंट अगर 105 है तो Q का इन्वेस्टमेंट 100 होगा एंड R का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। आपने बोला सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर बच्चे यहाँ तक आप समझ पाए हो तो चलो आगे देख लो। देखो आगे उसने क्या बोला, यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। अब आगे देखो यहाँ से, आफ्टर 4 months Q increases his investment by 15%। 4 महीने के बाद Q ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है 15% बढ़ा दिया है, 15% बढ़ा दिया है। कितने महीने के बाद? 4 months के बाद। अब देखो ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो चलो मैं उनके इन्वेस्टमेंट को मान लेता हूं। मान लो अगर ये 100x से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसका इन्वेस्टमेंट 105x है तो इसका 100x हो जाएगा और इसका 108x हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक तो हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो इसने बोला है कि आफ्टर 4 months Q इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 15%। 4 महीने के बाद Q ने अपना इन्वेस्टमेंट 15% बढ़ा दिया। तो बच्चे 4 महीने के बाद बढ़ा दिया ना, 4 महीने तक तो इतना ही था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट जितने टाइम तक होता है उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हो। तो 4 महीने तक इतना था, 4 महीने के बाद 15% बढ़ाया, इसका 15% बनेगा 15x, तो ये 15x बढ़ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 115x, 115x बन जाएगा। अब ये 115x कितने टाइम तक रहेगा? तो टाइम अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बात की गई है 6 months फ्रॉम द बिगिनिंग, डिफरेंस बिटवीन इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ आर इज इतना। अब देखो टाइम के बारे में जनरली यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम हमेशा 1 ईयर का टाइम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो 1 ईयर का टाइम पीरियड लिया जाता है, ओके। तो 1 ईयर का टाइम पीरियड अगर लेते हो तो ये 4 महीने तक कितना है, तो बचा कितना? अगला 8 महीने, तो अगले 8 महीने तक इतना ये इन्वेस्टमेंट अगले 8 महीने तक रहेगा। आपने बोला सर यहाँ तक बात क्लियर है, 8 महीने तक रहेगा, ठीक है। चलो आगे देख लो। एंड आफ्टर 6 months फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 months फ्रॉम द बिगिनिंग P विड्रॉ 60% ऑफ हिज अमाउंट। बिगिनिंग से 6 महीने के बाद, मतलब शुरू से जब इन्वेस्टमेंट किया था ना उस समय से 6 महीने के बाद P ने क्या किया? P ने 60% अपना अमाउंट जो है वो क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब बताओ मुझे, ये 105x है और वो 60% विड्रॉ कर लेता, बताओ मुझे 60% की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर ये होता है 3/5, 20% 1/5 होता है, तो 60% उसका 3 टाइम्स, ये बन जाएगा 3/5, यानी कि इसका 3/5 उसने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। अब बताओ इसका 3/5 कितना होगा? 105 का 105x का कितना होगा? 105x का बताओ ना कितना होगा? 5 से कट जाएगा 21, ये बन जाएगा 63x, यानी कि 6 महीने के बाद इसमें से 63x निकाल लिया। तो मुझे बताओ 6 महीने के बाद निकाला ना, 6 महीने तक इतना ही था, तो इससे 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 6 से मल्टीप्लाई किया। अब आप 105 में से 63 घटा दो, 105 में से 63 घटाओगे कितनी हो गई वैल्यू? यहाँ पे ये बन गया 42, कितना बना? 42 बन गया। अब बताइए इसका मतलब 42x बचा। अब ये 42x कितने टाइम के लिए रहेगा? अगले 6 महीने के लिए रहेगा। आपने बोला सर बिल्कुल, यहां तक भी क्लियर है। अरे है क्या? चलो आगे देखो यहां तक। उसके बाद आप मुझे बताइए आर के बारे में क्या दिया हुआ था? आर ने कब ज्वाइन किया हुआ था? आफ्टर 4 months Q increases amount invested by R is इतना % more than that of P. After 4 months Q increases his investment by 15%. After 6 months from the beginning P withdraws 60% of his amount. Find the difference between profit share of P and Q if the profit share of R is इतना। अब मुझे बताओ R के बारे में ऐसा कुछ दिया है क्या कि R ने किसी सर्टेन टाइम के बाद पैसे निकाल लिए या उसने ऐड किए? ऐसा नहीं दिया है। इसका मतलब जो R का इन्वेस्टमेंट है शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा। अब शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, मींस कितने टाइम की बात कर लोगे? 12 मंथ्स, यानी कि आर का इन्वेस्टमेंट रहा कितने टाइम तक? अगले 12 मंथ्स तक, ठीक है। चलिए, तो बच्चे जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, अब मुझे ये बता दीजिए, ये 6 मंथ्स तक था, ये अगले 6 मंथ्स तक था। अब हमें क्या करना होता है? जब भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग निकालना होता है आप इनको ऐड कर देते हैं। जो जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं ना, जो जो पार्ट हुए हैं, आपको क्या करना है? इन सबको लेकर के आपस में ऐड कर देना है। तो अब इनको आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना बना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना होता है।
105 इंटू 6 कितनी हो जाएंगी वैल्यू? 630। ये बना 630, 630 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 चौका 40, 240 और 52 कितना हो गया? 240 सॉरी 240 एंड प्लस कितना 12, तो ये बन गया 252। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2538 और 628 है ना। तो ये कितना बन गया आपका? ये बन गया आपका 882x। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 882x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एडिशन सही किया ना, 2 5 3 8 और 6 2 8। ठीक है, चलो और ये बन गया आपका 240 और 12 252। आगे बढ़िए, इसकी वैल्यू देखिए ये कितना आ गया आपका? ये हो गया 400 और ये कितना हो गया? ये बन गया आपका 400, 100 इंटू 4 400 और ये 800 और 15 7 105, 15 8 120, 800 और 120 920, 920 तो ये कितना बन जाएगा? 1320। तो ये बन गया 1320x। अरे हो गया क्या? हो गया। अच्छा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1200 और 12 8 96 है ना। तो 1296x। ये कितना हो गया? 1296। अब बच्चे क्या करिए, आप इसका अब रेशियो निकाल लीजिए, जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसको कट कीजिएगा, देखो अब x तो सब में कट ही जाएगा आपका। यहाँ पे आपने निकाला था, अगर आप चाहते तो x मानते, ना चाहते तो नहीं भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद बताओ ये किससे कटने वाला है? आप बोलेंगे सर 8 8 16 2 18, 3 2 5 1 6, 2 और 3 से भी जा रहा है, 18 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से, 6 से कट कर दो। 6 से कट करोगे यहाँ पे 6 1 जा 6, 2 8, 6 चौका 24, 4 6 7 जा। इसको 6 से कट करो, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 है ना। और इसको 6 से करोगे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा। यही वैल्यू हो गई? हो गई। उसके बाद बताओ 12 2 2 4। तो देखो यही रेशियो आ गया। इसी रेशियो में आपका प्रॉफिट क्या होने वाला है? बटने वाला। अब तो ये कटेगा नहीं ना, 7 4 11 1 12 2 2 4, मतलब ये 7 से जा रहा है, 7 2 14, 7 से जाएगा ये। उसके अलावा किसी से जाएगा क्या? 7 3 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो चलो, तो ये हो गया रेशियो। तो आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ आर इज 3240। आर के बारे में आपको दिया हुआ है, आर का प्रॉफिट शेयर कितना दिया हुआ है? 3240, यानी कि आर यही है ना, यानी कि 216 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 3240, 3240। अब देखो यहाँ पे 216 यूनिट, 216 यूनिट, 216 यूनिट कितने के बराबर है? 3240 के बराबर है। देखो तो कट करो, ये किससे कटने वाला है बताओ? किससे जाएगा ये? 6 2 8 1 9, 4 9 से कट कर दो पहले, 9 से जाएगा, 9 2 जा 18, 3 4 9 4 जा, और ये 9 से जाएगा, 9 3 जा 27, 5 9 6 54। अरे है ना। अब बताओ किससे जाएगा ये? 12 से जाएगा, 12 2 24, 12 3 36, फिर 2 से चला जाएगा 15। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। एक यूनिट यहाँ से कितना बन गया आपका? 15। एक यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। और आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस बताओ। देखो पी का प्रॉफिट शेयर 147 यूनिट है और क्यू का 220 यूनिट है, इसका डिफरेंस बताना है। तो 220 में से 147 यूनिट घटा दो, कितनी आ गई वैल्यू इसकी? 10 माइनस 7 3 आ गया, 11 माइनस 4 कितना आ गया? 7 आ गया, और तो ये कितना आ गया? 73 यूनिट। एक यूनिट 15 है, तो 73 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? क्योंकि डिफरेंस हमें उसी का निकालना था ना, पी एंड क्यू का निकालना था, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू। तो 73 यूनिट कितना हो जाएगा? 15 इंटू 73 मल्टीप्लाई कर लो, कितनी होगी वैल्यू? 15 3 जब 45 का 5 कैरी 4, 15 7 जब 15 7 105 और 4 109। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे बच्चे? 1095। कितना हो गया ये? 1095। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1095 इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे। देखो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर परसेंटेज वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो ये जो वैल्यू इस तरीके का दिया गया था ना, बहुत सारे बच्चे यहीं पे डर जाते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। देखो मैं आराम आराम से आपको समझा रहा था ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, है ना। इस बात को आप थोड़ी स्पीड में भी कर सकते हो एग्जाम में, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बट आप समझने की कोशिश करिए कि तरीका क्या होना चाहिए यहाँ पे सॉल्व करने का, कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू का यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और वैल्यू निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोच को समझने की कोशिश करिए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि मेंस में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं होते, लेकिन जो जिसके ऊपर कमांड है आप कोशिश करिए कि उसको हम सॉल्व कर ही ले। हर एक क्वेश्चन आपको एक एक चुन करके निकालना पड़ेगा वहां पे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। बोथ विकास एंड विजय सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उसने बोला है कि बोथ विकास एंड विजय की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया, कोई आर्टिकल सेल किया है और इनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ध्यान देना उसने बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब इसको अगर नहीं देखोगे ना और सॉल्व करना चालू कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट, अब एक्चुअल में प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, लेकिन ये जनरल टर्म में बता रहा है कि ये 20% किससे कंपेयर करके बता रहा है कि जितना सेलिंग प्राइस था उसका 20% इसको प्रॉफिट हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर ओनली प्रॉफिट 20% लिखा होता तब तो हम बाय डिफॉल्ट ये प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने बोल दिया है कि 20% का प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे लगता है सभी लोग इस बात को यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो देखो अगर 20% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस के ऊपर तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अगर मैं इस 5 यूनिट को सेलिंग प्राइस मान लूं, 5 यूनिट को सेलिंग प्राइस मान लूं, तो 5 का 1 यूनिट मतलब इसका 5 का 20% एक बना, मतलब एक यूनिट का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। तो दोनों की बात हो रही है, विकास एंड विजय दोनों की बात हो रही है। चलिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, ये है विकास, ये अरे यार ये क्या हो रहा है, ये है विकास और एक मैं ले लेता हूं विजय। विकास एंड विजय की बात हो रही है। देखिए तो विकास के लिए, अगर दोनों के लिए अगर हमने सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ऐसे मैं ले लेता हूं। देखो अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, तो एक यूनिट क्या है, 5 का 20% बना 1, यानी कि प्रॉफिट है 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रॉफिट पे अगर आपने 5 में बेचा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी ना, विजय के लिए भी वही हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड क्या, सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो 1 यूनिट प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 यूनिट। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये रेशियो आया, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया, ये क्या है आपका, जस्ट विकास एंड विजय के कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और ये सेलिंग प्राइस का रेशियो आया। उनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। रेशियो सेम होने का मतलब कि वैल्यू सेम नहीं होगा, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अगर मैं ये, अगर ये रेशियो है इनका, अगर ये रेशियो है तो मैं इसकी वैल्यू को कुछ मान लेता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर विकास का कॉस्ट प्राइस 4x है तो इसका प्रॉफिट x हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 5x हो जाएगा। विजय का कॉस्ट प्राइस अगर 4y है तो ये y हो जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस 5y हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर विकास एंड विजय इज 700। एवरेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स फॉर विकास एंड विजय, विकास एंड विजय के लिए जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, उसका एवरेज 700 दिया है। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस 4x है, इसका कॉस्ट प्राइस है 4y, इनका एवरेज 700 है, तो इस दोनों का एवरेज 700 है। दो का एवरेज 700 मतलब दो का टोटल कितना हो जाएगा, 700 इंटू 2 1400। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से कि 4x प्लस 4y, इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी ये कितनी हो जाएंगी आपकी 1400। आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। प्रॉफिट अर्न बाय विकास इज ₹50 लेस देन प्रॉफिट अर्न बाय विजय। प्रॉफिट अर्न बाय विकास इज 50 लेस देन प्रॉफिट अर्न बाय विजय। यानी कि विजय जितना प्रॉफिट अर्न करता है उससे 50 रुपए कम कौन अर्न करता है, विकास अर्न करता है। तो बताओ विजय का प्रॉफिट कितना है, y, तो y, और इसका प्रॉफिट कितना है, x। यानी कि y और x का डिफरेंस जो है कितने के बराबर है। आप बोलेंगे सर ये वाली बात जो दी गई है कितना दिया है, 50 दिया हुआ है ना। प्रॉफिट अर्न बाय विकास इज 50 लेस देन प्रॉफिट अर्न बाय विजय। यानी कि विजय ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, 50 रुपए ज्यादा, तो विजय के प्रॉफिट में से विकास का प्रॉफिट घटाओगे तो यही 50 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही है ना। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर विकास एंड विजय, ये निकालना है। चलो अब अपने पास ये दो इक्वेशन हो गए हैं, दोनों को सॉल्व करके आप x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे। आप बोलोगे सर अब तो आराम से निकल जाएगा, है ना। यही वाली बात समझना जरूरी था, लेकिन ये समझ गए तो ये तो अब हो ही जाएगा। अब देखो 4 से अगर हम यहाँ पे
4 कॉमन लेकर के अगर हम इसको कट कर दें यहाँ से 4 से 4 चला जाएगा तो ये कितना हो गया 4 3 जा 12 2045 जाए, इसकी वैल्यू हो गई 350। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 350 है और y माइनस एक्स 50 है। हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2y की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2y बन जाएगा 350 प्लस 50, ये बन जाएगा आपका 400। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y आ गया आपका 200। y कितना आ गया 200। अगर y 200 आ गया तो बताओ ना यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू हो जाएंगे, y अगर 200 है और मिल करके 350 है तो x हो जाएगा आपका 150। x की वैल्यू कितनी हो गई 150। तो हमें y भी मिल गया और हमें x भी मिल गया। अब आपको निकालना क्या था, हमें निकालना था व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर विकास एंड विजय। विकास एंड विजय के सेलिंग प्राइस का आर्टिकल का एवरेज निकालना था। इसका कितना है 5x और इसका कितना है 5y, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बन जाएगा 5x प्लस 5y, 2 है और एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बता दो ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 5 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। हालांकि जो हमने यहाँ पे x प्लस वाई एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाला, अगर हम ये वैल्यू ना भी निकालते तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि x प्लस वाई डायरेक्टली हमारा 350 आ चुका है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते थे। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 350 डिवाइडेड बाई कितना 2, 2 से आपने इसको कट कर दिया, कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 175 17 25 85, मतलब 850 और 25 875 875 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 175 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 875 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि बच्चे आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जितने अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब एसबीआई क्लर्क मेंस में पूछा गया है, ये 2020 का क्वेश्चन है, समझे। तो अगर ये सेशन बच्चे आपको अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ दिन में मैं आरआरबी को लेकर के, अभी रीजनल रूरल बैंक जो उसको लेकर के लगातार वीडियो लेकर के आपके लिए आने वाला हूं, तो इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप साथ में रहेंगे तो हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, होता है बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वीडियो थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग साथ में हैं तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इस सेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो सॉरी हाँ ये तीसरा ही नंबर है इसका। सीरीज S1 कंटेन्स 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड सीरीज S2 कंटेन्स 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो सीरीज S1 के बारे में दिया है कि S1 में कितने, सीरीज S1 कंटेन्स 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं, एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, एक जनरल क्वेश्चन है ये, है ना, एक किसी टॉपिक से रिलेटेड हम इसको नहीं बोल सकते हैं। एक बेसिक अगर आप चीजें आपको पता है कैलकुलेशन तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सीरीज S1, कोई सीरीज S1 है जो कंटेन करता है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे ऑड से शुरू करोगे और एवरी दो के गैप पे जाओगे तो आपको ऑड मिलेगा, जैसे 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना। कंसेक्यूटिव मींस लगातार, लगातार ऑड नंबर या लगातार इवन नंबर, ये इसकी बात की जा रही है। तो S1 जो है कंटेन 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड सीरीज S2 कंटेन्स 4 consecutive even number. Smallest number of series S1 is 5 less than the largest number of series S2. अब ध्यान दीजिएगा, smallest number of series S1, series S1 का जो सबसे छोटा नंबर है वो 5 कम है, किससे 5 कम है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S2, सीरीज S2 का जो सबसे बड़ा नंबर है उससे 5 कम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज S2 ही मान लेते हैं। चलिए सीरीज S2 मान लेते हैं, मान लो S2 एक सीरीज है, S2 एक सीरीज है, सीरीज क्या है ये S2 सीरीज है क्या, ये ले लेते हैं। तो सीरीज S2 कंटेन 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर की बात हो रही है। तो मान लीजिए पहले है ये A पहला, दूसरा है A+2, तीसरा होगा A+4 और चौथा कितना होगा A+6। 4 की बात हो रही थी, तो मैंने मान लिया कि पहला इवन नंबर अगर A है तो पहला अगर इवन नंबर A है तो उसके बाद वाला A+2 होगा, दो के गैप पे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये A है तो A+2 होगा, A+4 होगा, A+6 होगा। अब बताओ ये छोटा है और ये वाला सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ये दो के गैप पे बढ़ते जा रहा है तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। आपने बोला बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा। अब S1 के बारे में क्या दिया था, देखो S1 के बारे में दिया हुआ है कि
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1। सीरीज S1 का स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा? जिससे शुरू करोगे वही तो सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे इसका सबसे छोटा नंबर कौन है? ये, क्योंकि इसी से शुरू किए हो, उसके बाद तो दो दो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जो सबसे छोटा नंबर होगा ये कौन है? तो ये वही है जो इस सीरीज का जो सबसे बड़ा नंबर है उससे 5 कम। तो इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर ये है, और इससे अगर हम 5 कम कर देते हैं तो बताओ ना, a+6 में से अगर आप 5 कम कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे? आप बोलोगे सर a+1 कितना आ जाएगा? a+1, यानी कि सीरीज S1 का जो सबसे छोटा नंबर है सीरीज S2 के सबसे बड़े नंबर से 5 कम है, और इसमें से 5 कम किया तो ये a+1 आया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a+1, यानी कि a+1 है। और ये लगातार कंसेक्यूटिव ऑड है, तो ऑड है तो पहला ये है, तो ये आगे का नंबर क्या होगा? दो दो बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a+3, ये क्या हो जाएगा? a+5, ये क्या हो जाएगा? a+7। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे देखो अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज एंड सम ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज। अब बताओ, दोनों सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का सम करना है और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर का सम करना है। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों हुआ और सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों हुआ, तो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो और उनको घटा दो, उनका डिफरेंस निकाल लो, यही आपसे पूछा जा रहा है। इनको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना बनेगा? a+a 2a, ये बन जाएगा आपका 2a प्लस कितना? 5। आपने बोला बिल्कुल सही। और अगर इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2a + 1, बिल्कुल सही। अब ये दो सम आ गए और आपसे पूछा गया था इनको घटा करके बताओ कि आंसर क्या होगा, तो माइनस कर लीजिए। ये बनेगा 2a + 5 - 2a - 1, 2a से 2a कट जाएगा और 5 - 1 कितना आ गया? 4। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था और हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे? देयर आर सम व्हाइट बॉल्स एंड सम रेड बॉल्स। कुछ व्हाइट बॉल्स की बात हो रही है एंड कुछ कैसे बॉल्स की बात हो रही है? रेड बॉल्स की बात हो रही है। देयर आर सम व्हाइट बॉल्स एंड सम रेड बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 2 more than द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग। ओके, अभी फिलहाल तो नहीं पता कितने रेड कितने व्हाइट है, बट उसके बारे में आपको दिया हुआ है। 3 balls are drawn from the bag at random. What is the probability that out of 3 balls drawn at least 1 ball is red and at most 2 balls are white? It is given that there are total 10 balls in the bag. अच्छा देखो, आप मुझे ये बताओ, there are some white balls and some red balls. कुछ white ball है और कुछ red balls हैं। ठीक है, हमें फिलहाल नहीं पता है कि white कितने हैं red कितने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर 2 more than नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, है ना। तो अगर व्हाइट बॉल को अगर मैं x मान लूं तो रेड कितना हो जाएगा? आप बोलोगे x + 2, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड बॉल जो है 2 ज्यादा है व्हाइट से, तो व्हाइट का नंबर x है तो रेड का नंबर कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। आपने बोला सर यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, ओके। 3 balls are drawn from the bag at random. 3 balls are drawn from the bag at random, है ना। अच्छा, उसके पहले एक और चीज, अगर आप ये लास्ट में देखोगे तो लास्ट में दिया है कि बैग में टोटल 10 बॉल है, तो व्हाइट बॉल और रेड बॉल मिला करके 10 हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों मिलकर के ही तो 10 बनेंगे। आपने बोला बिल्कुल। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 2 10 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो यहाँ से इसको कट कर दोगे तो बताओ ना x कितना आ गया? आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब व्हाइट बॉल कितना हो गया आपके पास? व्हाइट बॉल का नंबर कितना हो गया? आप बोलोगे व्हाइट x था और x 4 है, मतलब व्हाइट 4 हो गया। तो बताओ ना रेड कितना हो गया? आपने बोला सर रेड कितना हो जाएगा? x + 2 था तो ये 6 हो गया, यानी कि व्हाइट 4 हो गया और रेड कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। चलिए, अगर इतनी सी बात आप समझ पाए हैं, अब देखो क्या बोला है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम। बैग से कितने बॉल्स निकालने हैं? 3 बॉल निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 बॉल निकालने हैं उस बैग से। कैसे निकालने हैं? रैंडमली निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी में तो आपको जानते ही हो कि रैंडमली कोई भी चीज करते हो, कोई काम होता है रैंडमली होता है, देख के करोगे तो प्रोबेबिलिटी किधर है ना। तो बिना देखे हुए रैंडमली हमने 3 बॉल निकाला वहां से। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 balls एटलीस्ट 1 ball इज रेड। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एटलीस्ट 1 ball इज रेड एंड एट मोस्ट 2 balls आर व्हाइट। अरे आप मुझे ये बताओ, 3 बॉल ही निकाल रहे हो और एटलीस्ट 1 रेड होना चाहिए।
अगर एटलीस्ट वन रेड होने का मतलब ही क्या होता है पहले ये बताओ। एटलीस्ट वन रेड होने का मतलब कम से कम एक रेड होगा, या दोनों के दोनों रेड होंगे, या तीनों के तीनों रेड होंगे, यही मतलब है। और उसने बोला एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 बॉल्स आर व्हाइट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 व्हाइट हो सकते हैं, या एक व्हाइट होगा, या एक भी व्हाइट नहीं होगा। तो जब आप एटलीस्ट वाला केस पकड़ रहे हो कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो ऑटोमेटिकली और एटमोस्ट 2 व्हाइट वाली चीजें तो हो ही रही हैं। तो अगर ये वाली बात नहीं भी दी गई होती ना, ये वाली बात नहीं भी दी गई होती, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, इसका मतलब वही हो गया। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड का मतलब ही हुआ कि एटमोस्ट 2 बॉल्स आर व्हाइट, क्योंकि 3 ही बॉल आपको लेना है। मुझे लगता है आप इस बात को यहां तक समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, चलिए, अगर आप इतनी सी बात समझ पाए हो तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो एटलीस्ट 1 का, प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हो? एटलीस्ट 1, कोई भी एटलीस्ट 1 लेने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो इसका मतलब होता है 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में से। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी में से कोई भी, अरे यार इसको क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी में से क्या करते हो? वैसे प्रोबेबिलिटी को घटा देते हो। एटलीस्ट 1 के लिए नन की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका? नन, एक भी नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी घटा दोगे आप। ठीक है, चलो तो पहले हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। 1 बॉल इज रेड पूछा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं नन इज रेड। नन इज रेड 3 लेना है। नन इज रेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन रेड, कोई भी रेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नीचे में होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, आपको बॉल कितने लेने हैं? आपने बोला कि सर बॉल तो हमें 3 लेने हैं, 3 लेने हैं, और टोटल बॉल कितने हैं आपके पास? 10। तो 10 में से कोई भी 3 आ जाएगा, तो ये हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि कोई भी रेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रेड नहीं होना चाहिए तो सारे के सारे व्हाइट में से आने चाहिए। तो ये कितना हो गया? 4 4 C3, 4 में से 3 आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 10 में से 3 आना चाहिए। तो ये हो गया कि कोई भी रेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमसे तो पूछा गया था कि एटलीस्ट 1 इज रेड, तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एटलीस्ट 1 इज रेड, एटलीस्ट 1 रेड, एटलीस्ट 1 रेड, इसके क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1 माइनस नन रेड, कोई भी रेड ना हो, और कोई भी रेड ना हो तो ये आ गया। चाहो तो पहले इसको सॉल्व भी कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 4C3 का मतलब क्या हो गया? देखो 3 3 नीचे तो कट ही जाएगा, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू कितना? 8, यही हो जाएगा। कट कर लो, देखो यहाँ से 2 से चला जाएगा ये 5 टाइम्स में, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये 4 2 जा कितना हो गया? 8, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस कितनी हो गई वैल्यू? 1 माइनस कितना? 1 अपॉन कितना? 30, 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1/30। तो 1 माइनस कितना? 1/30, तो 1 माइनस 1/30, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो? 30 माइनस 1, ये बन गया 29/30। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 29/30 इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि 29/30। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन को। अब देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, डिफरेंस दिया हुआ है किसका किसका? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इसका डिफरेंस दिया हुआ। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं कैसे मानता हूं? डी। डी मीन्स डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड यू मीन्स अपस्ट्रीम स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 8। अब मुझे एक चीज ये बता दो, डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में एंड रिवर की स्पीड, तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड को हम x मानते हैं, रिवर की स्पीड को y मानते हैं। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई एंड अपस्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई। तो ये d है, d मीन्स व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, लेकिन चूंकि ये माइनस साइन है तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8।
अब बताओ यहाँ पे x से x कट गया तो ये 2y की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला सर 2y हो गया 8, तो यहाँ से y कितना आ गया, आपने बोला सर y की वैल्यू कितनी हो गई 4, y कितना आ गया 4, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हमें निकल के आ गई, स्ट्रीम निकल के आ गया, लेकिन हमें x पता है क्या, नहीं x अभी फिलहाल हमें नहीं पता है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 48 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में 48 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 48 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा, स्टिल वाटर में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए स्टिल वाटर की स्पीड चाहिए, और स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, x होती है, तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा, y पता है x निकालना पड़ेगा। x कैसे निकालोगे, तो आगे कंडीशन आपको दिया हुआ है, देखो इफ टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8 आवर्स। अब देखो 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में उसको 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स लगते हैं। टाइम कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना जाना है 56 किलोमीटर, और ये 56 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम में, तो स्पीड कौन सा होगा नीचे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होता है x प्लस वाई, एक्स हमें पता है क्या, नहीं है, तो मान लो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x है और y ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएंगी x प्लस 4, एक्स प्लस वाई मीन्स y तो पता है, ये हो गया, प्लस 56 हो गया, 36 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगेगा, 36 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड, ये अपस्ट्रीम में जा रहा है x माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस कितना y कितना है 4, और यही पूरा जो टाइम आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अरे हो गया क्या, चलो सॉल्व कर लो आप यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 आ जाएगा, इसको कट कर दो पहले 4 से, तो ये 4 अगर कॉमन ले लेते हो तो ये बनेगा 14 अपॉन कितना x प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन x माइनस 4, और ये 4 कॉमन लिया था तो ये कितना बन गया आपका 2 बन गया। अब करो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 14x माइनस 14 4 जा 56, ये 9 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा प्लस 9x प्लस 9 4 जा कितना 36 हो जाएगा। अब इक्वल्स टू ये देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16। आपने बोला सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होंगी आपको, क्योंकि अब ये क्वेश्चन लगभग खत्म ही हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 14x प्लस 9x कितनी हो गई वैल्यू 14 6 20 23x, और ये कितना हो गया 50 और 30, तो ये कितना हो गया -20, कितनी हो गई वैल्यू -20, 56 में से 36 जाएगा तो -20 इक्वल्स टू ये बना 2x स्क्वायर माइनस कितना बन गया, ये बन गया 32। अरे बन गया क्या, आपने बोला बिल्कुल बन जाएगा। अब बता दो यहाँ पे इसको उधर लेकर के जाओ तो कितनी हो गई वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 23x, और ये कितना हो जाएगा, ये 32 इधर जाएगा 20 इधर जाएगा, तो 20 में से 32 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -12, 20 माइनस 32 कितना हो गया -12 इक्वल्स टू कितना 0। अरे हो गया क्या। अब मुझे बताइए 12 दूना 24 लाना है, और इसको सॉल्व करोगे ऐड माइनस करके कितना आना चाहिए, अरे कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। इफ टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 56 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, तो 56 बटा x प्लस 4 36 बटे x माइनस 4 इक्वल्स टू 8 आवर्स, ये तो करेक्ट है। 4 कॉमन लिया हुआ था, 14 चौका 56, 4 9 36 और 4 2 ना, ठीक है ये भी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 14x माइनस 14 चौका 56 9x प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16, 4 चौका 16, ठीक है ना, इंटू 2, हाँ 14 6 20 और 3 23x माइनस 6 0 5 में तो 20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 32, ठीक है यहाँ तक सही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 23x और 20 ये उधर जा रहा था तो 32 में 20 12 हो गया -12, ठीक तो है। अच्छा ठीक है सही है। अब देखो 12 दूना 24 घटा करके 23 आना चाहिए ना, तो 24 का फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 1, 24 में से 1 गया 23 हो जाता है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 12
और ये बन गया आपका ये माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले वैल्यू में प्लस हो जाएगा, छोटे वाले वैल्यू में माइनस हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ से x की वैल्यू कितना ले लेंगे, x आ गया हमारा यहाँ से 12। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई हमारी 12। और अगर x 12 आ गया तो अब हम x ही तो निकालना था, क्योंकि 48 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कैसे निकालते हो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है 48, और कौन सी स्पीड से जाना है, स्टिल वाटर में, शांत पानी में जाना है, तो हमें x चाहिए। x कितना है यहाँ पे 12, तो 48/12 कितना आ गया 4, यानी कि 4 घंटे का टाइम उसको लग जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 आवर्स। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, 4 आवर्स इज द राइट आंसर। मुझे बताइए आप सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या सही तरीके से। अगर चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट हो, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट भी जरूर करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अ वेसल ऑफ कैपेसिटी 108 लीटर्स इज फुल ऑफ प्योर मिल्क। एक वेसल की बात की जा रही है, क्या है, एक वेसल है जो कि क्या हुआ है यहाँ पे 108 लीटर है, 108 लीटर इज फुल ऑफ प्योर मिल्क, पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है। x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। अगेन x liters of the mixture is taken out from the vessel and replaced with water. Now the vessel contain only 48 liters of milk. What is the value of x? अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे सेम क्वांटिटी से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो सिंपल एक फॉर्मूला ध्यान रखना। चूंकि मैं आपको अभी ये तो रिवीजन ही करवा रहा हूँ, ये मैं कोई आपको पूरे डिटेल में सिखा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए अभी के लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखो कि जब भी कोई क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी लेफ्ट, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, क्वांटिटी लेफ्ट, किसी भी चीज का क्वांटिटी कितना बचा हुआ है कैसे निकालते हो, किसी भी चीज का कितना क्वांटिटी बचा हुआ है उसके लिए हम देखते हैं उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी, शुरू में वो क्वांटिटी कितना था, ओरिजिनल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी शुरू में था कितना ये देखते हो, इनटू 1 माइनस कितने से रिप्लेस किए ये देखा जाता है, 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी, कितने से रिप्लेस किए वो चीज यहाँ पे है, अपॉन टोटल क्वांटिटी, अपॉन क्या, टोटल क्वांटिटी, टोटल कितना क्वांटिटी था, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ प्रोसेस, जितनी बार प्रोसेस हुआ है वो प्रोसेस आप ऊपर में रखते हो। तो बच्चे ये एक फॉर्मूला है सिंपल सा, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान में रखिएगा, और फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, ये मैं अपने मर्जी से नहीं लिया हूँ। अभी तक जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सब SBI क्लर्क मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। तो क्वांटिटी लेफ्ट, कोई भी मिक्सचर में कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, जो क्वांटिटी बचा हुआ शुरू में कितना था वो चीज यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस जितने से रिप्लेस कर रहे हैं वो अपॉन टोटल, टोटल का मतलब टोटल की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल कंटेनर में जितना था उसकी बात हो रही है, और यहाँ पे वो प्रोसेस जितनी बार किया गया उतनी बार वो प्रोसेस को वहां पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, अ वेसल ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर फुल ऑफ प्योर मिल्क, मतलब वो जो वेसल है शुरू में पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ था, x लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, x लीटर निकाला और x लीटर पानी डाल दिया, x लीटर निकाला और पानी भरा, इसका मतलब जितना निकाला, x लीटर निकाला तो x लीटर हमने पानी उसमें डाल दिया। अगेन x लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, फिर से x लीटर निकाला और x लीटर पानी उसमें डाल दिया। नाउ द वेसल कंटेन ओनली 48 लीटर मिल्क, अब वेसल कितना है, कितना मिल्क बचा हुआ है 48 लीटर। तो ये फॉर्मूला का यूज करो, देखो क्वांटिटी लेफ्ट, मिल्क का क्वांटिटी कितना बचा हुआ 48 लीटर, तो बराबर मिल्क बचा है 48 लीटर, तो मिल्क शुरू में था कितना, तो शुरू में था 108 लीटर, इनटू 1 माइनस कितने से रिप्लेस कर रहे थे, x लीटर से रिप्लेस कर रहे थे तो x, टोटल क्वांटिटी कितना था, अब शुरू में पूरा का पूरा मिल्क ही था तो इसलिए टोटल क्वांटिटी हमें 108 ही लेना है। अगर यही और भी चीजें रहती तो दोनों को ऐड करके लेते, लेकिन शुरू में पूरा 108 ही था तो इसलिए टोटल क्वांटिटी भी हमारा 108 ही हो जाएगा। और ये प्रोसेस कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया, एक बार x निकाला डाला, फिर से x निकाला और डाला, तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो 2 रख दिया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखो 12 से जाएगा क्या, 12 4 जा और 12 9 जा, हो गया क्या, तो ये 4/9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 108 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन 108, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4/9 का रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका 2/3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3। तो बच्चे आप यहाँ से मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे x अपॉन
108 x अपॉन 108 ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/3। और आप इसको 3 से कट कर दो, 3 से कट करोगे 3 3 जा 9, 3 6 जा, यानी कि x कितने के बराबर आ गया 36। x की वैल्यू कितनी हो गई 36, और आपसे x ही निकालने के लिए पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 36 इज द करेक्ट आंसर, 36 लीटर इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आप सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार मैं बार बार क्यों ये कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे यस आ जाइए इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज डी इज गिवन such that profit on article is 50% more than the discount. If discount was 40% given on the article, then find the profit percentage on the article. Profit percentage आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे, सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, सीपी एंड क्या एमआरपी, मार्क प्राइस एमआरपी। मार्क प्राइस 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किसका? कॉस्ट प्राइस का, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो 1:2 है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, बोल सकते हैं। मार्क प्राइस 2 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का, तो मैं ये बता सकता हूं कि सीपीएन एमआरपी का जो रेशियो ये किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में है, ठीक है। डिस्काउंट डी इज गिवन सच दैट प्रॉफिट ऑन आर्टिकल इज 50% मोर देन द डिस्काउंट। ओके, इफ डिस्काउंट वाज 40% given on the article then find the profit percentage on the article। आप मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए, ये 1 है तो 2 है, अब ये रेशियो है ना, रेशियो है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, 40% डिस्काउंट है तो क्या मैं इसको 100 अगर करूँ तो इसको 200 कर दोगे आप बोलोगे कर दोगे, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 200 यूनिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि अगर डिस्काउंट 40% दिया जाए तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बीच में जो दिया इसका यूज क्या है। अगर उसने बोला कि डिस्काउंट अगर 40% दोगे तो डिस्काउंट एमआरपी पे दोगे 40%, अगर आप इसको 40% कम करते हो तो 80 कम हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई। और अगर इसकी वैल्यू 120 हो गई तो सीपी आपका 100 है। अब अगर आप 40% का डिस्काउंट दोगे तो ये आपका एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। तो 100 की चीज अगर 120 में दे रहे हो तो 20 का प्रॉफिट, और 20 का प्रॉफिट 100 पे ही हो रहा है, तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि 20% का प्रॉफिट होगा। यही तो निकालना था। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आर्टिकल। तो ये बीच में जो चीजें दी गई थी इसका क्या मतलब बना? फिर ये जो बीच में दिया हुआ था कि D is given such that profit on article is 50% more than the discount if discount was 40% given on the article, अगर इस आर्टिकल पे 40% का अगर डिस्काउंट दिया जाता then find the profit percentage। तो मुझे तो नहीं लगता इसका कुछ यूज हो पाया। ये बात अगर नहीं भी दिया गया होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जस्ट वो आपको घुमाने के लिए दिया गया था कि आप उसमें फंसे रह जाए, क्योंकि फाइनली जो चीज पूछा गया था यहीं से हमारा निकल के आ जा रहा है। समझ पाए? तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चे ये जो 2 क्वेश्चन ये जो लिया है ये आपका क्लर्क का तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये मेमोरी बेस्ड का नहीं है, बट हाँ ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है ट्रेन का, जो आप इसको देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले 2 trains running at the rate of 45 km and 36 km an hour respectively on parallel tracks in opposite directions are observed to pass each other in 8 seconds। ठीक है, when they are running in the same direction at the same rate as before, a person sitting in the faster train observes that he passes the other in 30 seconds। find the length of the faster train। आपको फास्टर ट्रेन का लेंथ बताना है। तो देखो ध्यान रखना कि जैसे देखो 45, पहले ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर एन आवर, यानी कि पहला ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है और दूसरा ट्रेन 1 घंटे में 36, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड दी गई है 46 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर पर आवर।
अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पास करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को 8 सेकंड में पास करते हैं। चलिए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे 8 सेकंड में एक दूसरे को पास करते हैं। और आपको पता है कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पास करते हैं तो डिस्टेंस हो जाता है दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो डिफरेंट डायरेक्शन हो। और जब दो ट्रेन चलते हैं, पास करते हैं, तो उनके बीच में जो स्पीड होता है वो हमेशा रिलेटिव स्पीड होता है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड डिफरेंस हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो सम हो जाता है। ये सब चीजें डिटेल में आप कैसे हो रहा है तो उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। हमारी क्लासेस चलती हैं, अगर आप पूरे डिटेल में चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कीजिएगा। उसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बीच बीच में कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन। तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ को मान लो LS और फास्टर ट्रेन की लेंथ को मान लो LF। F मतलब फास्टर, S मतलब स्लोअर। तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ LS प्लस LF। तो ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन, स्पीड का एडिशन। तो 45 प्लस 36 ये कितना बन गया, 81। और इनको टाइम कितना लग रहा है, इनको टाइम लग रहा है पास करने में 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। लेकिन बच्चे ये 81 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है सेकंड में, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मुझे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 9 जा 9 2 जा 2 से चला जाएगा 4 टाइम्स, 5 4 जा 29 जा 180। तो ये LS प्लस LF की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 180 मीटर आ गया। चलिए, हमें क्या निकालना था, फास्टर। आगे देखो, when they are running in the same direction at the same rate, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, a person sitting in the faster train observes that he passes the other in 30 seconds। जब भी किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में टाइम दिया गया होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो जिस ट्रेन में बैठा हुआ उस ट्रेन की लेंथ को नहीं लेना है, क्योंकि जब पर्सन के रेस्पेक्ट में टाइम है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ को पास करने का वो टाइम होगा उतना डिस्टेंस का। इसलिए जिस ट्रेन में बैठा है उसकी लेंथ को नहीं लेना है, जिसको पास कर रहा है उसकी लेंथ को लेना है। तो पर्सन फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा स्लोअर ट्रेन की लेंथ। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अभी वो कैसे पास कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम रेट। तो सेम डायरेक्शन में जब होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस। तो 45 माइनस 36 कितना हो गया, 9 इनटू कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड्स। तो फिर से ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। जैसे ही आपने 5/18 से कर दिया तो 9 2 जा और 2 से चला जाएगा 15, 15 5 जा कितना हो गया, 75 मीटर। यानी कि स्लोअर ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 75 मीटर। अब देखो, स्लोअर एंड फास्टर की लेंथ 180 थी, स्लोअर की लेंथ 75 है। तो इसमें से अगर मैं 75 घटा दूं तो फास्टर ट्रेन की लेंथ 180 माइनस 75 कितना आ गया, 105 मीटर। और यही आपसे पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएंगी, 105 मीटर। मुझे लगता है बच्चे आप इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। द डेली वर्क ऑफ 2 men इज इक्वल टू दैट ऑफ 3 women और दैट ऑफ 4 children। By employing 14 men, 12 women and 12 children, a certain work can be finished in 24 days. If it is required to finish it in 14 days and as an additional labor only men are available, how many of them will be required? अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, देखो मैं क्या करता हूँ, मैन की इफिशियंसी को M मान लेता हूँ, वीमेन की इफिशियंसी को W मान लेता हूँ और चिल्ड्रन की इफिशियंसी को C मान लेता हूँ। मैन की इफिशियंसी M है, वीमेन की इफिशियंसी W है और चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी है, C है। ऐसा मान लीजिए, ऐसा हम मान करके चलते हैं। अगर हमने ऐसा मान लिया, मैन की इफिशियंसी को M मान लिया, वीमेन को अगर मैंने W मान लिया और चिल्ड्रन की इफिशियंसी को अगर मैंने C मान लिया, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए, तो 2 मेन का मतलब क्या हो गया, 2M। 2 मेन मीन्स 2 मेन, तो एक मैन की इफिशियंसी अगर मैंने M माना है तो 2 मैन की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, 2M। तो डेली वर्क ऑफ 2 मैन इज इक्वल टू दैट ऑफ 3 वीमेन। तो 2 मैन का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही 3 वीमेन का है, तो ये कितना हो जाएगा, 3W। एक वीमेन का इफिशियंसी मैंने W माना, तो 3 वीमेन का कितना हो जाएगा, 3W। और ये कितने के बराबर है, 4 चिल्ड्रन के बराबर है। एक चिल्ड्रन का C है तो 4 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा आपका, 4C। यानी कि 2 मैन इक्वल्स टू 3 वीमेन इक्वल्स टू कितना है, ये 4C है ना। इतनी सी बात आप समझ पाए। चलिए, अब ये तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एक किसी वैल्यू से इक्वेट कर लेते हैं।
किससे मानोगे, 2 3 4 का एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाता है 12, मान लो ये 12 है। अगर ये 12 है तो देखो 2m अगर 12 है तो m की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 6 हो गई। 3w अगर 12 है तो w कितना हो गया 4, तो वीमेन की एफिशिएंसी 4 हो गई। 4c अगर 12 है तो c कितना हो गया 3, यानी कि चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई। तो ये मैन, वीमेन और चिल्ड्रन का हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लिया, ठीक है। अब उसने बोला था कि by employing 14 men 12 women and 12 children a certain work can be finished in 24 days, यानी कि अगर काम पे 14 मैन आते हैं, 14 मैन आते हैं तो 14 मैन का काम 14m, अगर 12 वीमेन आते हैं तो 12 वीमेन का काम 12w, और अगर काम पे 12 चिल्ड्रन आते हैं तो 12c हो जाएगा। तो पूरा काम जो है कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 24 दिन में कंप्लीट होता है। तो बच्चे ये जो होगा यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा क्या। अगर हम बात कर ले ये जो अभी हमने देखा तो ये क्या हो गया हमारा, आप बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ये क्या हो गया टोटल वर्क, क्योंकि इतने मैन, इतने विमेन और इतने चिल्ड्रन मिलकर के पूरे काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 24 डेज में जितना भी काम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही। अब आप इसमें वैल्यू रख दो मैन, विमेन और चिल्ड्रन की, तो जो आएगा वो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा। मैन कितना है 6, तो 14 इंटू 6 कितना है 84, प्लस वीमेन कितना है 4, तो 12 इंटू 4 कितना 48, प्लस चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3 है तो 12 इंटू 3 कितना 36, इंटू कितना आ गया ये आपका 24। ओके, करो एडिशन करो, यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 6 8 14 4 18 का 8, 4 3 7 8 15 1 16, तो इसकी वैल्यू हो गई 168 इंटू कितना 24। बच्चे ये आ गया हमारा टोटल वर्क। क्या आ गया टोटल वर्क। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश इट इन 14 डेज। अब ये जो काम है इस काम को अगर 14 दिन में ही कंप्लीट करना है, देखो इतने लोग अगर काम कर रहे थे तो काम 24 दिन में कंप्लीट हो रहा था, लेकिन अगर जो काम 24 दिन में कंप्लीट हो रहा था उस काम को अगर 14 दिन में कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। तो उसके लिए मुझे एडिशनल लोगों को लाना पड़ेगा, एडिशनल लोगों को लाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि एडिशनल लोग लेकर के आओ आप, एडिशनल लेबर, लेकिन जो एडिशनल लेकर के आओगे वो मेन होने चाहिए। तो बताओ कितने और मेन आएंगे कि काम आपका 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जितने लोग काम पे थे उतने लोग रहेंगे और लोगों को लाना है, 14 दिन में काम कंप्लीट करना है तो और लोगों को लाना है, लेकिन जिन लोगों को लाओगे वो मेन रहने चाहिए, विमेन और चिल्ड्रन नहीं लाना है। तो और कितने मैन आएंगे कि काम आपका 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ काम करना कितना है, ये टोटल काम है तो इस काम को करना है, और इस काम को करने के लिए कितने लोग आने वाले हैं। आप बोलेंगे सर जितने पहले थे उतने तो रहेंगे, तो अगर पहले जितने थे अगर वो रहते तो एक दिन में कितना काम होता 168 होता, ये उनका एक दिन का काम था। लेकिन हमें और मैन लाने हैं तो चलो मान लेते हैं कि एक्स मैन और लेकर के आना है, कितने एक्स मैन और लेकर के आना है। तो इसमें एक्स मैन का एक दिन, एक्स मैन का जितना काम होगा एक दिन का ऐड कर दो। एक मैन का काम 6 है तो एक्स मैन का काम कितना हो जाएगा 6x, यानी कि इस काम को करने के लिए अब एक दिन में इतना काम होगा। अब अगर एक दिन में इतना काम होता है और काम इतना करना है तो ये काम का कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है आपका 14 दिन में। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएंगी 14 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, 14 से काट दीजिए, 14 1 जा 14 2 जा, अरे है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आप बोलेंगे सर 168 प्लस 6x इक्वल्स टू कितना हो गया 24 यहाँ 240 और 48, तो ये बन जाएगा आपका 288। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी हो गई 288 माइनस 168, ये बन जाएगा 120। 126 से कट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर x की वैल्यू आ गई 20। x कितने के बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा था और कितने मैन की जरूरत पड़ेंगे, x 20 आ गया, यानी कि सॉरी ये 20 डेज लिखा हुआ नहीं, ये गलत है आपका, 20 डेज नहीं 20 मैन चाहिए है ना। तो 20 मैन की जरूरत पड़ेगी तो 20 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो गया 20। समझ पाए, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए आपका ये एक क्वेश्चन है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन का, एलिगेशन बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसका शॉर्ट बना करके डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपका एज अ होमवर्क दे दूं, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको बताऊंगा, मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में इसका एक इंडिविजुअल एक वीडियो एज अ शॉर्ट 60 सेकेंड में मैं सॉल्व करके आपको ये डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहा, ओके। चलिए तो बच्चे ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे इसका फीडबैक चाहिए, आप जरूर इसका फीडबैक बताइएगा। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है ये,
टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे आपको सारे के सारे वीडियोस, पीडीएफ, ये सारी चीजें इस चैनल पे मिलते हैं। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारा क्लासेस का एप्लीकेशन है, ऐप है। इस ऐप पे लाइव सेशंस भी चलते हैं, तो अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करना चाहता है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इस ऐप पे लाइव क्लासेस चलती हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी क्लासेस पुणे में चलती हैं। पुणे में हमारी ऑफलाइन कोचिंग है टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट के नेम से। गूगल पे सर्च करेंगे आपको टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग में क्लासेस करनी है तो आप पुणे विजिट कर सकते हैं, हमारी सेंटर पे आ सकते हैं और आप बाकी चीजें इंक्वायरी कर सकते हैं। पुणे शिवाजी नगर जीएम रोड पे हमारी क्लासेस है, जंगली महाराज मंदिर के पास, होटल पंचाली के ऊपर 3rd फ्लोर पे। ठीक है, तो पुणे में आप आ सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे मिलते हैं फिर से किसी और सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।